नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 26 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, का टाइटल है इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, पीएम सेज एट यूएनजीए। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत सभी लोकतंत्रों की जननी है, प्रधानमंत्री ने यूएनजीए में कहा। भारत को सभी लोकतंत्रों की जननी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत में लोकतंत्र की स्थिति रक्षा की शुरुआत की। अपने भाषण में एक उदाहरण के रूप में, एक राजनेता के रूप में अपनी यात्रा का जिक्र किया। एक व्यापक संबोधन में श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, अफगानिस्तान में विकास और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में बात। उन्होंने आतंकी समूहों को समर्थन देने और अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेश का उल्लंघन करने के संदर्भ में क्रमशः पाकिस्तान और चीन को भी निशाने पर लिया। हालांकि कश्मीर पर केंद्रित एक भाषण में श्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विपरीत, जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक बार भारत का नाम लिया, किसी भी देश का नाम नहीं लिया है। भारत ने बाद में उनके भाषण का जवाब दिया कि मैं एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसे सभी लोकतंत्रों की जननी के रूप में जाना जाता है। श्री मोदी ने कहा, भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष प्रवेश किया है, लेकिन हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक परंपराएं थीं। तो इसी के साथ ही समाप्त होती। अगली न्यूज का टाइटल है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट विल बी अमेंडेड सून, सेज अमित शाह। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सहकारी समिति अधिनियम में जल्द होगा संशोधन, अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र जल्द ही बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन लाएगा और सहकारिता के लिए एक नई नीति पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सवाल का कि सहकारिता राज्य का विषय है, कानूनी रूप से इसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन नवनिर्मित मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा और कोई प्रतिरोध या घर्षण नहीं होगा। कई राज्यों में नकदी समृद्ध सहकारी समितियों को विपक्षी दलों जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सहकारी समिति महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राजनीतिक भाग्य तय करते हैं। 5 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की गई और कैबिनेट विस्तार के दौरान श्री शाह को विभाग आवंटित किया गया। श्री शाह ने कहा, केंद्र प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन की भी योजना बना रहा है, जिसके बाद राज्यों को एक सलाह भेजी जाएगी और उन्हें संबंधित कानूनों में भी संशोधन करना होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है कल्चरल मैपिंग ऑफ 75 विलेजेस सून। तो चलिए इसे हैं 75 गांव की सांस्कृतिक मैपिंग जल्द। 2017 में राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी गई थी। IGNCA का ट्रायल रन अक्टूबर में शुरू होगा। 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से बहुत कम प्रगति करने के बाद सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन NMCM को अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA को सौंप दिया गया है, जो अक्टूबर में 75 गांवों में परीक्षण के लिए तैयार है, ऐसा अधिकारियों के अनुसार कहा गया है। परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने 2017 में 2017 से 2018 और फिर 2019 से 2020 तक 469 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिशन को मंजूरी दी थी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना की गति धीमी थी। 19 जुलाई को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मंत्रालय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन पर काम कर रहा है, ताकि मंत्रालय के तहत संगठनों से कलाकारों, कला रूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा सके। अब तक 14.53 लाख कलाकारों, कारीगरों को NMCM पोर्टल पर माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशवार पंजीकृत किया गया है। हालांकि इस मिशन के माध्यम से पंजीकृत कलाकारों संस्था को कोई
कोई प्रत्यक्ष लाभ या सहायता नहीं दी गई है। IGNCA के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी ने द हिंदू को बताया कि लोक कलाओं के लिए एक डेटाबेस बनाने और गांवों की विरासत की मैपिंग का काम 5 साल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य के छात्रों को गाँव से इस तरह के आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। हम अगले महीने 75 गाँव में ट्रायल रन शुरू करेंगे। हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ उन गाँवों का भी चयन कर रहे हैं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मना रहे हैं, जबकि पूरी योजना में 5 साल लगेंगे और इसके लिए 89 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था। IGNCA का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 के अंत तक 5000 गाँव में मानचित्रण पूरा करना होगा, श्री जोश ऐसा कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है अलर्ट साउंडेड इन ओडिशा ओवर साइक्लोन गुलाब। चलिए इसे पढ़ते हैं। चक्रवात गुलाबों को लेकर ओडिशा में जारी। ओडिशा सरकार ने शनिवार को चक्रवाती तूफान गुलाब के लिए चेतावनी जारी की, जिसके रविवार शाम को 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति के साथ अपने दक्षिणी जिलों और उत्तरी आंध्र प्रदेश के बीच तट को पार करने की उम्मीद है। संबंधित भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ आने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को सूचित किया है कि चक्रवात के आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिलों और ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों में आने की संभावना है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी निवारक और एहतियाती कदमों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने दोनों राज्य सरकारों को जीवन के नुकसान को शून्य के करीब रखने और संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान को कम करने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया। तो इसी के साथ ही अगली न्यूज का टाइटल है केरला टू गेट डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर। केरल को मिलेगा डिजिटल नशा मुक्त केंद्र। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को कहा कि केरल पुलिस युवाओं को सेल फोन और ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए डिजिटल नशा मुक्त केंद्र शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक केंद्रीकृत सुविधा स्थापित की जाएगी और बाद में सभी जिलों में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर स्थापित नए थाना भवनों और बाल हितैषी स्थलों का लोकार्पण कर रहे। यह इंगित करते हुए कि नवंबर में स्कूलों को फिर से खोलने के दौरान पुलिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री विजयन ने कहा कि उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल बसों में ड्राइवरों, हेल्परों और अन्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाए। महामारी के दौरान कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल ने तीव्र चुनौतियों के जनता सेवा करके एक अलग भूमिका हासिल है। पिछले 1.5 साल के दौरान कई पुलिस अधिकारियों ने संक्रमण का अनुबंध किया और कुछ ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। उनके समर्पण की निस्वार्थ प्रकृति हाल की बाढ़ के दौरान भी स्पष्ट थी, जब कई पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों पर डटे हुए थे, जबकि के अपने घरों में पानी भर गया था और परिवार के सदस्य फंसे हुए। श्री विजयन ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्थापित कई सम्मान प्राप्त करने वाले बल पर भी गर्व व्यक्त किया। 20 बच्चों के अनुकूल इमारतों और कई पुलिस थाना भवनों के अलावा पोनमिडी में पर्यटक सुरक्षा और पुलिस सहायता केंद्र, मुन्नार में एक कमांड और नियंत्रण केंद्र, तिरुवनंतपुरम के मेनमकुलम में महिला पुलिस बटालियन में एक मेस बैरक और विशेष एक महिला मलपुरम के अरीकोड में ऑपरेशन ग्रुप का उद्घाटन किया गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। न्यूज का टाइटल है कोर्ट रूम शूटिंग एड टू शो एससीज कंसर्न ओवर सिक्योरिटी। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोर्ट रूम की शूटिंग ने सुरक्षा को लेकर एससी की चिंता बढ़ाई। रोहिणी पर अदालत परिसर में शुक्रवार को हुई गोलाबारी और मौत के कुछ ही दिन बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश भर के अदालत परिसरों और न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए केंद्र में एक विशेष बल बनाने को सुझाव को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अगुवाई वाली एक पीठ ने अगस्त में अदालत परिसरों के अंदर प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में संदेह व्यक्त किया। पीठ के न्यायाधीशों में
से एक न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ राज्यों द्वारा दायर हलफनामों को पढ़ने के बाद कहा कि वे कैसे एक आलसी तस्वीर पेश करते हैं। न्यायमूर्ति कांत ने कहा था कि कई लोगों ने सीसीटीवी कैमरों के लिए पैसे नहीं होने तक धन की कमी की शिकायत की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन परिसरों में केवल सीसीटीवी लगाने से घातक हमले नहीं रुकेंगे। अदालत ने सवाल किया था कि क्या राज्य गृह मंत्रालय द्वारा अदालतों के लिए जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों को भी लागू कर रहे हैं। शुक्रवार को वकीलों के वेश में दो लोगों ने रोहिणी परिसर में एक अदालत कक्ष में घुसपैठ की और दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों की जवाबी फायरिंग में दोनों की मौत हो गई। 17 अगस्त को केंद्र हालांकि रेलवे सुरक्षा बल की तर्ज पर अदालतों और न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा बल बनाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को लेने के लिए उत्सुक नहीं दिखाई दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि यह कदम उचित नहीं होगा और अदालतों की सुरक्षा संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ दी जाती है। श्री मेहता ने तर्क दिया था कि हर राज्य में सुरक्षा की समस्याएं अलग अलग होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में एक न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के बाद अदालत परिसर में हुई हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल वेबिनार ऑन इमर्जिंग करियर्स इन लॉ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कानून में उभरते करियर पर वेबिनार। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून के छात्रों को जो विशेष क्षेत्रों में अभ्यास करना चाहते हैं उन्हें पहले सामान्य कानून में एक मजबूत नींव का निर्माण करना चाहिए। बुधवार को साई विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से द हिंदू द्वारा आयोजित कानून में उभरते करियर पर एक वेबिनार में पैनलिस्टों ने कहा कि बुनियादी नागरिक कानून नागरिक प्रक्रिया या आपराधिक प्रक्रिया को जाने बिना विशेषज्ञता से निपटना आसान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अदालत और कानूनी व्यवस्था वह जगह है जहां कानून की मूल बातें संचालित होती हैं और छात्रों को वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियामक निकायों और विशेषज्ञता की बढ़ती संख्या ने दूरसंचार और बिजली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वकीलों की मांग पैदा कर दी है। साई विश्वविद्यालय के संस्थापक और चांसलर केवी रमानी ने कहा कि साई विश्वविद्यालय में कानून के छात्रों को स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स और स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग और डेटा साइंस के छात्रों के साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा क्योंकि वे किसी भी स्कूल से नाबालिग को चुन सकते हैं। साई विश्वविद्यालय में कानून एक बहुविषयक दृष्टिकोण है। साई विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी कानून और नीति और विवादों और नियामक अभ्यास में उन्नत कौशल सीखने के लिए दक्ष फेलोशिप प्रदान करता है। विश्वविद्यालय नियामक राज्य प्रतिस्पर्धा कानून पर्यावरण नियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन में विशेषज्ञता पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालय और कॉलेज आपको एक मेजर और 2 माइनर लेने का पैकेज देते हैं। यह खुदरा खरीदारी की ही तरह है। छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर विषय चुनने की अनुमति दी जाती है। श्री रमानी ने कहा। एजेडबी एंड पार्टनर्स के संस्थापक और वरिष्ठ साझेदार बहराम एन वकील ने कहा, यूके प्रणाली बहुत सारे विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रत्येक फर्म अपने वकीलों को प्रशिक्षित करने में बहुत समय और प्रयास लगाती है। 2 साल में कई कॉर्पोरेट बैंकिंग, रियल एस्टेट और मुकदमेबाजी में 4 चक्कर लगा सकता है। कॉलेजों में हमें असमानता और विभाजन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके इसे व्यापक और प्रासंगिक बनाए रखने की आवश्यकता है। सार्वजनिक कानून अभ्यास की बदलती प्रकृति पर मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू ने कहा, चीजों को थोड़ा आसान बनाने के लिए मध्यस्थता कानून में संशोधन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कोई भी न्यायाधीशों को मध्यस्थता के पक्ष में दृढ़ता से बोलते हुए देखा जा सकता है। विवादों से निपटने का एक अलग तरीका भारत ने मूल रूप से अदालत से जुड़ी मध्यस्थता प्रणालियों के माध्यम से मध्यस्थता में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुझे लगता है कि निजी और पेशेवर मध्यस्थता का समय आ गया है। संवेदनशीलता जोड़ना। पैनल ने यह भी चर्चा की लोक सेवा करने वाले कानून स्नातक अपने काम के प्रति संवेदनशीलता कैसे जोड़ सकते हैं। महिलाओं के बारे में पूछे जाने पर पूर्व न्यायाधीश प्रभा श्रीदेवन ने कहा, जब मैं एक वकील बन गई तो आप या तो मुकदमेबाजी में चले गए या चैम्बर प्रैक्टिस कन्वेंशनिंग, लेकिन अब ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां वकालत और कानूनी ज्ञान उपयोगी हैं। महिलाएं पर्यावरण कानून, लिंग अध्ययन और लिंग समर्थन में बहुत रुचि दिखाती हैं। समय बदल गया है और महिलाएं अब पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आसानी से अभ्यास कर रही हैं। के साथ समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है सीजीआई लेमेंट्स रिडक्टिव नेचर ऑफ जस्टिस सिस्टम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सीजीआई ने न्याय प्रणाली की घटिया प्रकृति पर अफसोस जताया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने शनिवार को कहा कि न्याय वितरण प्रक्रिया इतनी
यानी घातक, जो मूल रूप से एक मानवीय समस्या थी, वह दिन के अंत तक एक और मामले में बदल गई। यह एक कठोर वास्तविकता है, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारी प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक सभी तथ्यों और कानून को अदालत में पेश किया जाता है, तब तक इस प्रक्रिया में बहुत कुछ खो जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कानूनों की जटिल भाषा और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया की भूल भुलैया में आम आदमी अपनी शिकायत के भाग पर नियंत्रण खो देता है। उन्होंने कहा कि विधायिका को अपने कानूनों पर फिर से विचार करना होगा और समय की व्यावहारिक जरूरतों और वास्तविकताओं के अनुरूप उन्हें सरल बनाना होगा। कार्यपालिका को ऐसे नियम बनाने होते हैं जो लोगों के लाभ और कल्याण के लिए इन कानूनों के अनुरूप हों। न्याय वितरण तंत्र को लोगों के अनुकूल बनाने के लिए कानूनी ढांचे में भारी बदलाव करना होगा। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका को एक साथ काम करना चाहिए, तभी लोगों को इस गलत धारणा से छुटकारा मिलेगा कि न्यायपालिका कानून बनाती है, न कि विधायिका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कटक में ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है क्वाड टू काउंटर अफगान ओरिजिन टेरर। चलिए इसे पढ़ते हैं। अफगान मूल के आतंक का मुकाबला करने के लिए क्वाड, कोविड-19 टीकों और जलवायु पर प्रतिबद्धताओं का विवरण देने से लेकर एक नई बुनियादी ढांचा साझेदारी शुरू करने तक, क्वाड लीडर्स समिट, जो पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिले, ने डिलीवरेबल्स की एक विस्तृत श्रृंखला की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा शामिल थे। ने भी क्षेत्र में नए संयुक्त पदों की घोषणा की, जैसे कि अफगानिस्तान में राजनयिक रूप से समन्वय करना। अपने संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं ने घोषणा की है कि वे अफगानिस्तान के प्रति राजनयिक, आर्थिक और मानवाधिकार नीतियों का बारीकी से समन्वय करेंगे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2593, जो कि 30 अगस्त 2021 को पारित हुआ था, उसके अनुसार वहां अपने आतंकवाद और मानवीय सहयोग को गहरा करेंगे। जब भारत ने परिषद की अध्यक्षता की तो उस प्रस्ताव में अफगानिस्तान में बातचीत के जरिए समाधान की मांग की गई और देश को आतंकवाद के पोषण के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान किया गया। क्वाड के बयान में कहा गया कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने या प्रशिक्षित करने के लिए या आतंकवादी कृत्यों को बनाने की योजना और उन्हें वित्त पोषित करने के लिए अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया जाना चाहिए। हम आतंकवादी पर्दे के पीछे की उपयोग की निंदा करते हैं और आतंकवादी समूहों को किसी भी सैन्य, वित्तीय या सैन्य समर्थन से इनकार करने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसका उपयोग सीमा पार हमलों सहित आतंकवादी हमलों को शुरू करने या योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। चारों नेताओं और उनके प्रतिनिधिमंडल व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में मिले। बैठक 2 घंटे से कुछ अधिक समय तक चली। मॉरिसन और मिस्टर सुगा दोनों ने शुक्रवार को प्रेस से बातचीत की। नए पदों के संदर्भ में क्वाड ने यूरोपीय संघ की सितंबर 2021 की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। इंडो पैसिफिक ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका सुरक्षा साझेदारी की इस महीने की शुरुआत में घोषणा यूरोपीय संघ के एक प्रमुख देश फ्रांस के साथ बुरी तरह से खराब हो गई थी। श्री सुगा ने क्वाड मीटिंग के दौरान ऑकस पर घोषणा का स्वागत किया था। क्वाड ने उत्तर कोरिया से पर्याप्त बातचीत में शामिल होने और म्यांमार में हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया। इसने म्यांमार में लोकतंत्र की शीघ्र बहाली और विदेशियों सहित सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। जलवायु पर क्वाड देशों का इरादा महत्वाकांक्षी एनडीसी को अद्यतन या संवाद करने का है। COP26 से पहले ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन अब से 1 महीने से थोड़ा अधिक है। इसमें कहा गया कि देश 2050 तक राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शून्य उत्सर्जन अधिमानतः प्राप्त करने के इरादे के साथ काम करेंगे। भारत ने अभी तक COP26 के लिए औपचारिक प्रतिबद्धता नहीं की है। यह 2050 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। टीकों के संदर्भ में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 टीकों की आपूर्ति
आपूर्ति शुरू कर देगा, जिसकी 8 मिलियन खुराक अक्टूबर के अंत तक तेलंगाना स्थित फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड से उपलब्ध कराई जाएगी। संयुक्त बयान के अनुसार क्वाड ने भारत के वैक्सीन निर्यात को फिर से शुरू करने का स्वागत किया। समूह की योजना 2022 के अंत तक कम से कम 1 बिलियन भारत निर्मित टीकों का उत्पादन करने की है। साथ ही वैश्विक स्तर पर 1.2 बिलियन से अधिक टीकों, इनमें से लगभग 1.1 बिलियन अमेरिका के खाते में को गिरवी रखने के अलावा समूह भविष्य की महामारियों के लिए भी तैयारी करेगा और 2022 में कम से कम एक तैयारी टेबल टॉप या अभ्यास आयोजित करेगा। क्वाड ने एक नई बुनियादी ढांचा साझेदारी भी शुरू की है, जिसमें क्षेत्र की बुनियादी ढांचे की जरूरतों का मानचित्रण करना और परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और मूल्यांकन उपकरण प्रदान करना शामिल होगा। बयान में कहा गया है, यह ब्लू डॉट नेटवर्क के साथ काम करेगा, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए। इस क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे के प्रयास। अन्य पहलों में पारदर्शी 5G और परे 5G नेटवर्क, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष पर सहयोग शामिल हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली टाइटल है क्वाड लीडर्स ड्रॉ अप टेक प्लान। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। क्वाड लीडर्स ने टेक प्लान तैयार किया। वाशिंगटन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं के शुक्रवार के क्वाड शिखर सम्मेलन में 4 देशों ने पहली बार प्रौद्योगिकी पर संयुक्त सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की। भविष्य की विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सामान्य मानकों को विकसित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की उनकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया, जबकि चीन ने किसी भी क्वाड स्टेटमेंट में स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया। फिर भी इसकी उपस्थिति कई परिणामों में बड़ी थी, जिसमें पहला क्वाड प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास, शासन और उपयोग पर सिद्धांत दस्तावेज शामिल था, जिसमें कहा गया था 4 देश करेंगे यह सुनिश्चित कि प्रौद्योगिकी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के सम्मान के अनुसार आकार में होनी चाहिए। संयुक्त सिद्धांतों में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी को एक बहु हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए, जो अनुकूली और गतिशील हों और सार्वभौमिक मूल्यों के साथ संरेखित हों, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता का सम्मान शामिल हो और अधिनायकवादी निगरानी जैसे दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और उत्पीड़न, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए या दुष्प्रचार फैलाने के लिए। तकनीकी मानकों, 5G विविधीकरण और परिनियोजन और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी दस्तावेज ने मार्च में एक नई महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के कार्य समूह की स्थापना करते हुए क्वाड का अनुसरण किया। शुक्रवार के शिखर सम्मेलन में यह सहमति हुई कि 4 देश उन्नत संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मानक विकास गतिविधियों के साथ साथ मूलभूत पूर्व मानकीकरण अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर संपर्क समूह स्थापित करेंगे। एक अन्य प्रमुख नियोजित पहल अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला पहल क्षमता को मैप करने, कमजोरियों की पहचान करने और अर्धचालकों और उनके महत्वपूर्ण घटकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा शुरू करने के लिए। 5G परिनियोजन और विविधीकरण पर 4 देशों ने कहा कि वे एक विविध, लचीला और सुरक्षित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देंगे और एक उद्योग संवाद शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य संयुक्त रूप से 5G विविधीकरण के लिए वातावरण को सक्षम करना, जिसमें परीक्षण और परीक्षण सुविधाओं से संबंधित प्रयास शामिल हैं। क्वाड पहल चीनी दूरसंचार कंपनियों से भारत के तेज कदम को और रेखांकित करती है, जिन्होंने 3G और 4G के रोल आउट में एक प्रमुख भूमिका निभाई और भारत को अपने सबसे बड़े विदेशी बाजारों के रूप में देखा। मई में भारत ने संकेत दिया कि वह 5G परीक्षणों में चीनी दूरसंचार फर्मों को शामिल नहीं करेगा। दूरसंचार विभाग DOT ने कई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं TSP को 5G परीक्षण करने की अनुमति दी, लेकिन हुआवे और ZTE को छोड़ दिया, जिन्होंने भाग लेने की उम्मीद की थी। उस समय चीन ने चिंता और खेद व्यक्त किया कि चीनी दूरसंचार कंपनियों को भारत में भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ 5G परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत ने पिछले साल चीन से निवेश की जांच के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में हिस्सेदारी का अधिग्रहण, जिसमें 2014 से अलीबाबा और टेंसेंट के नेतृत्व में वृद्धि देखी गई। मई में भड़की वैश्विक नियंत्रण रेखा LAC संकट से पहले अप्रैल 2020 में कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की गई थी। सीमा संकट के बाद जो अनसुलझा है, दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यापार और निवेश
देश सामान्य रूप से नहीं चल सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। आगे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं और वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ का टाइटल है इंडिया यूएस फाइन अलाइनमेंट और इंडो पैसिफिक फाइटिंग टेररिज्म। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत अमेरिका आतंकवाद से लड़ते हुए हिंद प्रशांत पर संरेखण पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा के बाद भारत और अमेरिका ने अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें क्षेत्रीय समूहों, रक्षा निर्माण और जलवायु में सहयोग की बात की गई थी। बयान में आतंकवादी पर्दे के पीछे के इस्तेमाल की निंदा भी की गई और कहा कि अफगानिस्तान को आतंक के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। हालांकि इसने किसी भी बड़े डिलीवरेबल्स की घोषणा नहीं की, विशेष रूप से व्यापार के साथ, जिसके बारे में बातचीत साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड शीर्षक वाले बयान में कहा गया है कि दोनों देश आसियान जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ काम करेंगे और क्वाड सदस्यों के साथ मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए और एक व्यापार और निवेश साझेदारी विकसित करने के लिए जो समृद्धि को बढ़ाता है। दोनों देश में कामकाजी परिवार व्यापार पर, जिसका श्री मोदी ने नहीं लेकिन श्री बिडेन ने ओवल कार्यालय में अपनी उद्घाटन टिप्पणी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। दोनों पक्षों ने कहा था कि वे इस वर्ष के अंत से पहले भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच को फिर से संगठित करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अगले साल की शुरुआत में सीईओ फोरम और वाणिज्यिक वार्ता बुलाएंगे। बैठक के बाद एक ब्रीफिंग में बोलते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि सामान्यीकृत सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिका के तरजीही व्यापार कार्यक्रम तक भारत की पहुंच, जिसे ट्रंप प्रशासन के तहत रद्द कर दिया गया था, तालिका से बाहर नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन जाहिर है जब आपकी 90 मिनट की बैठक होती है तो आप वहां मौजूद हर मुद्दे पर नहीं जा सकते। विदेश सचिव ने कहा कि श्री बिडेन ने पुष्टि की कि वह इस स्थिति के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अमेरिका कोविड-19 टीकों के लिए ट्रिप्स छूट, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत दक्षिण अफ्रीकी पहल का समर्थन करता है। आतंकवाद पर नेताओं ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें 26/11 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाना भी शामिल है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है IRCTC प्लान्स टू ई कैटरिंग ऑन ट्रेन्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। IRCTC की ट्रेनों में ई कैटरिंग का विस्तार करने की योजना। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC एक बड़े पैमाने पर वितरण नेटवर्क के निर्माण का काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को उनकी सीटों पर रेस्तरां से ताजा भोजन वितरण को सक्षम करने के लिए रेलवे यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान भूख को संतुष्ट करने के लिए जल्द ही पसंद के लिए खराब कर दिया जा सकता है। जबकि वर्तमान में ई खान पान सेवाओं की पेशकश करती ये केवल कुछ स्टेशनों पर लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण उपलब्ध हैं। कंपनी के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि कुछ ब्रांडेड खिलाड़ी विभिन्न कारणों से स्टेशनों पर भोजन देने से हिचकते हैं, जैसे कि रसद संबंधी समस्याएं और कोचों में यात्रियों का पता लगाना। अधिकारी ने कहा कि डिलीवरी एग्रीगेटर की अवधारणा जैसे ब्रांडेड खिलाड़ियों को उनके आउटलेट से ट्रेनों में यात्रियों तक डिलीवरी के प्रबंधन में सहायता करना था। ये एग्रीगेटर नामांकित रेस्तरां से IRCTC के ई कैटरिंग प्लेटफॉर्म पर बुक किए गए भोजन को उठाएंगे और यात्री को उसकी सीट पर वितरित करेंगे। हमें बोर्ड पर अधिक रेस्तरां प्राप्त करने और अधिक स्टेशनों तक सेवाओं का विस्तार करने में सक्षमता मिलेगी। हमारा लक्ष्य 400 से 450 प्रमुख स्टेशनों पर सेवा उपलब्ध कराना है। अधिकारी ने कहा कि कंपनी जोमेटो और स्विगी के साथ भी बातचीत कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दों जैसे उच्च शुल्क के कारण अब तक चर्चा बहुत उत्साहजनक नहीं रही है। IRCTC अन्य सेवा प्रदाताओं से भी बात कर रहा है और अपना खुद का ब्रांड लाने की संभावना तलाश रहा है, जो एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है।
अगली न्यूज का टाइटल है पटना सीजेस पावर्स ऑफ झंझारपुर जजेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पटना एचसी ने झंझारपुर के न्यायाधीश की शक्तियां जब्त की। पटना उच्च न्यायालय ने मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित अनुमंडल न्यायालय के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एक की न्यायिक शक्तियों को जब्त कर लिया है। न्यायाधीश अविनाश कुमार ने हाल ही में कई असामान्य आदेश पारित किए जो सुर्खियों में आए। कुछ दिन पहले न्यायाधीश ने पेशे से धोबी ललन कुमार सफी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े 6 महीने तक मुफ्त में धोते और इस्त्री करते रहें। इससे पहले अगस्त में न्यायाधीश ने एक आरोपी नीतीश कुमार को जमानत दे दी, जिसे राज्य के कड़े निषेध कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था, इस शर्त पर कि वह अपने गांव के 5 वंचित बच्चों को 3 महीने के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करता रहे जो उनके माता पिता के पास होंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो। अगली न्यूज का टाइटल है mRNA वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स लोथ टू शेयर नो हाउ। चलिए इसे पढ़ते हैं। mRNA वैक्सीन निर्माता तकनीकी जानकारी साझा करने से कतराते हैं। जब कि कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अब तक महत्वपूर्ण कोविड-19 टीकों की अपर्याप्त आपूर्ति प्राप्त हुई है, अफ्रीका में वैक्सीन असमानता सबसे अधिक रही है। विश्व स्तर पर प्रशासित लगभग 6 बिलियन खुराकों में से केवल 2% अफ्रीका में हैं और अफ्रीका में 3.5% से भी कम लोगों को अब तक पूरी तरह से टीका लगाया गया है। इसके विपरीत अमेरिका में कुल आबादी का 54% पूरी तरह से टीका लगाया गया है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के लिए बूस्टर शॉट्स को मंजूरी देने के बाद 22 सितंबर को यूएस एफडीए ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों 18 से 64 वर्ष के बीच के वयस्कों के लिए बूस्टर शॉट्स को हरी झंडी दी थी, जो गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम में से हैं और जो संक्रमित होने के उच्च जोखिम में से हैं। अफ्रीकी संघ द्वारा टीके खरीदने के प्रयासों के असफल होने के कारण इस महाद्वीप को दान के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह इस विसंगति को ठीक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक निम्न और मध्यम आय वाले देश के पास महामारी से लड़ने के लिए टीकों की आसान पहुंच कैसे हो सकती है। अप्रैल में WHO और कोवाक्स चाहते थे कि ये देश स्वयं कोविड-19 टीके का उत्पादन करें। इसके लिए वैश्विक स्वास्थ्य निकाय कोविड-19 टीकों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इन देशों में इच्छुक निर्माताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हब की स्थापना की सुविधा प्रदान कर रहा है। प्रारंभिक ध्यान mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके टीकों को विकसित करने और भविष्य में अन्य प्रौद्योगिकियों के विस्तार पर कर रहा है। CMC वेल्लोर में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग के अनुसार WHO ने mRNA टीकों पर ध्यान केंद्रित करने का कारण पाया है कि इस तरह के टीके कोविड-19 से बचाने में बेहद प्रभावी पाए गए हैं और इसके खिलाफ काफी हद तक सुरक्षा बनाए रखी जाती है। दूसरा, mRNA टीकों के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक बहुत लचीली है और जरूरत पड़ने पर वैक्सीन के वेरिएंट को अपेक्षाकृत तेजी से अनुकूलित करने की अनुमति देती है। तीसरा, इस तरह के टीकों का उत्पादन दवाओं और चिकित्सा सक्रिय पदार्थों के निर्माताओं द्वारा किया जा सकता है और अंत में कई तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता जो दुनिया के कई देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों से मुक्त है। कांग महामारी की तैयारी के लिए गठबंधन CIPI के उपाध्यक्ष भी हैं, जो कि कोवाक्स का हिस्सा हैं, जो अब हब के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारों की पहचान कर रहा है। WHO एक दक्षिण अफ्रीकी संघ, बायोवैक, अफ्रीगन बायोलॉजिक्स और वैक्सीन विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क और अफ्रीका CDC और कोवैक्स साझेदार दक्षिण अफ्रीका में पहला प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। धारणा यह है कि फाइजर और मॉडर्न जैसी कंपनियां प्रौद्योगिकियां स्थानांतरित करने की इच्छा दिखाएंगी। पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में मॉडर्न ने घोषणा की कि वह महामारी के दौरान अपने mRNA वैक्सीन से संबंधित पेटेंट को लागू नहीं करेगी। हम इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों में एक विशेष दायित्व महसूस करते हैं। जबकि महामारी जारी है, मॉडर्न महामारी से निपटने के लिए टीके बनाने वालों के खिलाफ हमारे कोविड-19 संबंधित पेटेंट को लागू नहीं करेगा। मॉडर्न ने पिछले साल ही ऐसा कहा था। हालांकि एक विशेष राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्न द्वारा पिछले साल किया गया वादा हकीकत में तब्दील नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी को दक्षिण अफ्रीकी हब प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचना बाकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने
WHO के एक अधिकारी डॉक्टर मार्टिन रीड और संयुक्त राष्ट्र समर्थित गैर लाभकारी संगठन मेडिसिन पेटेंट पुल चलाने वाले चार्ल्स गौर के हवाले से कहा कि उन्हें मॉडर्ना को बातचीत की मेज पर लाने में परेशानी। हम मॉडर्न के साथ की बौद्धिक संपदाओं के लाइसेंस के बारे में चर्चा करना पसंद करेंगे। यह जीवन को इतना आसान बना देगा, लेकिन फिलहाल सभी प्रयासों का कोई जवाब नहीं मिला है, डॉक्टर ने फ्राइडे को द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया। इसने मॉडर्न के एक प्रवक्ता को यह कहते हुए भी रिपोर्ट किया कि कंपनी महामारी के बाद की अवधि के लिए कोविड-19 टीकों के लिए अपनी बौद्धिक संपदा को दूसरों को लाइसेंस देने के लिए तैयार है। वास्तव में पिछले साल किए गए वादे के विपरीत कंपनी महामारी के दौरान अपने mRNA वैक्सीन IP को लाइसेंस देने और दक्षिण अफ्रीकी हब को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए तैयार नहीं है। टीकाकरण लोगों को गंभीर बीमारी और मृत्यु से बचाने और महामारी को समाप्त करने का एक निश्चित तरीका है। संयोग से फाइजर के विपरीत, जिसने अपना टीका विकसित करने के लिए अमेरिकी सरकार से कोई धन नहीं लिया, मॉडर्न को विशेष रूप से अपने शोध प्रयासों को निधि देने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड के हिस्से के रूप में $1 बिलियन दिया गया था। मॉडर्ना का टीका आंशिक रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। ओनील इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर के संकाय निदेशक डॉक्टर लॉरेंस गोस्टिन ने 22 सितंबर को ट्वीट किया, LMIC कंपनियां तैयार हैं और mRNA टीकों का उत्पादन करने में सक्षम हैं, लेकिन फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्न इनकार कर रहे हैं प्रौद्योगिकी और जानकारी साझा। LMIC दान के लिए अमीर देशों में जाने से तंग आ चुके हैं, जो कभी भी समय पर या आवश्यक पैमाने पर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि बिडेन कानूनी रूप से उचित मुआवजे के बदले mRNA निर्माताओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कर सकते हैं। DPA राष्ट्रीय रक्षा के लिए कार्य करने की विशाल शक्तियां प्रदान करता है। DPA में विशेष से आपातकालीन तैयारी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के दबाव में कम और मध्यम आय वाले देशों में टीकों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए फाइजर ने एक आसान रास्ता अपनाया। फाइजर की एक विज्ञप्ति के अनुसार इसने अमेरिका के साथ निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों और उनका समर्थन करने वाले संगठनों को दान करने के लिए गैर लाभकारी मूल्य पर अतिरिक्त 500 मिलियन खुराक बेचने के लिए एक समझौता किया। कंपनी ने जून में 50 करोड़ डोज की पहली खेप बेचने पर सहमति जताई थी। हालांकि शुरुआती 500 मिलियन खुराक की डिलीवरी अगस्त 2021 में ही शुरू हो गई थी और इस साल केवल 300 मिलियन की डिलीवरी होने की उम्मीद है। अगले सितंबर तक कुल 1 अरब खुराक की डिलीवरी होने की उम्मीद है। जुलाई में फाइजर ने दक्षिण अफ्रीका के बायोवेक इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, विशेष रूप से अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य राज्यों को वितरण के लिए mRNA वैक्सीन की सालाना लगभग 100 मिलियन खुराक बनाने में मदद करता है। हालांकि फाइजर प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दवा पदार्थ यूरोप में निर्मित किया जाएगा और बायोवेक को भेज दिया जाएगा। जाहिर है समझौता वैक्सीन के भरने और खत्म करने के लिए है, के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है। साथ ही तैयार डोज का निर्माण अगले साल ही होगा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति बिडेन चाहते हैं कि वैश्विक आबादी का 70% अगले साल सितंबर तक टीका लगाया जाए। कम और मध्यम आय वाले देश लक्ष्य के करीब कहीं भी नहीं आ सकते हैं जब तक कि कंपनियां अपनी तकनीक और जानकारी को स्वतंत्र रूप से साझा नहीं करती हैं। मुझे कोई कारण नहीं दिखता केवल 1 या 2 कंपनियों पर विचार क्यों किया जाना चाहिए जब कई कंपनियां हैं जो mRNA उत्पादों पर काम करती। डॉक्टर कॉन्ग कहते हैं, मॉडर्न ट्रांसफर करने की तकनीक वाली एकमात्र कंपनी नहीं है। यह संभावित रूप में सबसे आसान था। मुझे नहीं पता कि मॉडर्ना भाग लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने अन्य महाद्वीपों पर अनुबंध निर्माण की स्थापना की है। हालांकि WHO और कोवाक्स के अन्य संभावित साझेदार हैं जिनके साथ जुड़ाव का पता लगाया जा रहा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है रेनी सितंबर पॉइंट टू मानसून शिफ्ट्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। सितंबर तक बरसात के मानसून के बदलाव की ओर इशारा करते हैं। 2010 के पहली बार भारत लगातार 3 सितंबर को अतिरिक्त वर्षा के साथ देखने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मानसून के पैटर्न में बदलाव का संकेत है। हालांकि अभी यह साबित करना जल्दबाजी होगी। यह ग्लोबल वार्मिंग का एक अस्थायी 24 सितंबर तक जून की वर्षा है। पूरे महीने के लिए सामान्य वर्षा 17 सेंटीमीटर है और अभी भी सप्ताह के लायक बारिश बाकी, जबकि सितंबर आमतौर पर वह महीना होता है जो अंत की शुरुआत का प्रतीक है। भारत मानसून के 4 के प्रयास 2020 और 2019 दोनों में बारिश में स्पाइक्स देखा गया। 2019 में सितंबर की बारिश 152% या 25
26 सेंटीमीटर के करीब थी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह अगस्त 26 सेंटीमीटर में देश को मिलने वाले करीब है, जो आमतौर पर मानसून के महीनों का दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला महीना होता है। उस वर्ष 1994 के बाद से भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा हुई। पिछले साल सितंबर की वर्षा 17.7 सेंटीमीटर थी, जो बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन सामान्य से अधिक। 2013 से 2018 तक सितंबर 2014 के लिए सामान्य से कम बारिश हुई है, जब यह 18 सेंटीमीटर या सामान्य से 1 सेंटीमीटर अधिक थी। 2010 से 2012 से 3 साल के लिए अतिरिक्त बारिश वाले सितंबर ने भारत को प्राप्त होने वाली कुल वर्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। भारत में 2010 और 2011 में केवल 2% अधिक मानसून बारिश हुई और 2012 में कुल मिलाकर 7% की कमी के साथ समाप्त हुआ, मुख्य रूप से जून और जुलाई में कम बारिश कारण। हालांकि 2019 और 2020 दोनों में भारत में सामान्य से करीब 10% अधिक मानसूनी बारिश हुई। जब अगस्त समाप्त हुआ तो भारत खतरनाक रूप से वर्षा की कमी के करीब था और अगस्त के अंत में सामान्य से लगभग 9% कम था। इस साल अगस्त में कमजोर बारिश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि सितंबर की बारिश सामान्य से अधिक मजबूत होगी, लेकिन भारत अभी भी सामान्य के लगभग 96% के साथ समाप्त होगा। हालांकि इस महीने की बारिश ने महीने की शुरुआत में घाटा 9% से सितंबर के अंतिम सप्ताह में 2% तक कम कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में बारिश वाला सर्कुलेशन बना रहा है, जो इस साल के इस समय के लिए असामान्य और आने वाले सप्ताह में भारत कई हिस्सों में महत्वपूर्ण बारिश की उम्मीद है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश बालावत ने कहा, सबसे स्पष्ट कारण यह है कि मानसून सामान्य से बहुत बाद में वापस आ रहा है। इसका मतलब सितंबर में अधिक बारिश है, लेकिन यह अधिक समय तक क्यों टिका हुआ है, यह अभी जान बाकी। आमतौर पर 1 सितंबर से मानसून वापस आना शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक की तरह से बाहर निकल जाता है। पिछले साल मानसून वापसी में तेजी से देरी को दर्शाने के लिए IMD ने वापसी की तारीख 17 सितंबर को अपडेट की। 2019 और 2020 दोनों में मानसून ने अक्टूबर में अपनी वापसी शुरू की और इस साल भी ऐसा होने। IMD के पूर्व महानिदेशक KJ रमेश ने कहा, कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग मानसून अवधि के दौरान नमी के असर में वृद्धि कर रही है, लेकिन यह बारिश के वितरण को प्रभावित कर रही है। जुलाई और अगस्त में सक्रिय बारिश और ब्रेक अवधि देखी जाती है। जून और सितंबर क्योंकि उनके पास कम आधार वर्षा होती है, यहाँ तक थोड़ी सी भी बड़े प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान 2018 में प्रकाशित केंद्रीय जल आयोग के वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक अध्ययन मानसून के पैटर्न में बदलाव का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि गर्मियों वर्षा की मासिक परिवर्तनशीलता भारतीय भूभाग पर कम दबाव के बदलते पैटर्न के साथ साथ नमी में उतार चढ़ाव के वितरण के कारण थी। इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है द सोशल लाइफ ऑफ अ वैम्पायर बैट। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक पिशाच चमगादड़ का सामाजिक जीवन। जब कोई खून खराबा करने वाले पिशाच चमगादड़ के बारे में सोचता है तो दोस्ती और सहयोग उन गुणों में से नहीं हो सकती है जो दिमाग में आते हैं, लेकिन शायद उन्हें ऐसा करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि जिन चमगादड़ों ने दूसरों के साथ दोस्ती की है, वे भोजन के लिए इन दोस्तों के साथ कैसे मिलेंगे। शोधकर्ताओं ने पनामा में रात के समय नजर आने वाले 50 वैम्पायर चमगादड़ों के साथ छोटे उपकरण जोड़े, जब ये उड़ने वाले स्तनपायी चारागाहों में मवेशियों पर लगने वाले घावों से खून पीते हैं। अध्ययन में मादा चमगादड़ शामिल थे, जिन्हें पुरुषों की तुलना में मजबूत सामाजिक संबंधों के लिए जाना जाता है। चमगादड़ों में 23 जंगली जन्मे व्यक्ति थे, जिन्हें चमगादड़ के सामाजिक व्यवहार में संबंधित शोध के दौरान लगभग 2 वर्षों तक कैद में रखा गया था। उनमें से कुछ के बीच सामाजिक बंधन पहले से ही देखे जा चुके थे। जंगल में वापसी छोड़े जाने के बाद चमगादड़ अक्सर शिकार के दौरान, संभवतः शिकार के समन्वय के दौरान, एक दोस्त में शामिल हो जाते थे। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च की व्यवहारिक परिस्थितिकीविद गेराल्ड कार्टर ने कहा, प्रत्येक चमगादड़ करीबी सहकारी सामाजिक बंधनों को अपना नेटवर्क बनाए रखता है, जिन्होंने PLOS बायोलॉजी में प्रकाशित शोध का नेतृत्व किया। वैम्पायर चमगादड़ों के बीच सामाजिक बंधन, जैसे वे पेड़ों में घूमते हैं, उनमें एक दूसरे को संवारना और भूखे दोस्तों के लिए रक्त भोजन को फिर से शामिल करना शामिल है। अध्ययन से पता चला है कि रोस्टों में बने सामाजिक बंधन शिकार में विस्तारित हुए। शोधकर्ताओं को संदेह है कि चमगादड़ अपने दोस्तों के साथ फॉरेस्ट पर कभी भी प्रस्थान नहीं करते हैं। पारस्परिक लाभ के लिए शिकार के दौरान के साथ जुड़ते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि चमगादड़ शिकार के स्थान या भोजन के लिए खुले घाव तक पहुंच के बारे में जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैम्पायर चमगादड़ जो लैटिन अमेरिका के गर्म क्षेत्रों में रहते हैं,
और लगभग 18 सेंटीमीटर के पंखों का दावा करते हैं। केवल रक्त वाले आहार वाले एकमात्र स्तनधारी हैं जो हजारों की कॉलोनियों में रहते। स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता सह लेखक साइमन रिपरगर कहा कि उनके सामाजिक जीवन के अलावा वैम्पायर चमगादड़ काफी खास हैं। 100% रक्त के आहार में विशेषज्ञता पहले से ही कशेरुकियों के बीच काफी दुर्लभ है। वे अद्भुत धावक हैं जिनकी आप चमगादड़ से उम्मीद नहीं करेंगे। उनके थूथन में हीट सेंसर होते हैं जो उन्हें काटने के लिए जगह खोदने में मदद करते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है मार्टियन मिस्ट्री। चलिए इसे पढ़ते हैं। मंगल ग्रह का रहस्य। प्रश्न है, क्या मंगल ग्रह के पास रहने योग्य बनाने के लिए पानी है? उत्तर सुनिए। जल पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन आज मंगल की सतह पर कोई तरल पानी नहीं है। सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय से नया शोध एक मौलिक कारण बताता है कि बड़ी मात्रा में पानी को पकड़ने के लिए मंगल ग्रह बहुत छोटा हो सकता है। विभिन्न ग्रहों के पिंडों पर अस्थिर तत्वों की उपस्थिति, वितरण और प्रचुरता का अनुमान लगाने के लिए पोटेशियम तत्व के स्थिर समस्थानिकों का उपयोग किया। पोटेशियम एक मामूली अस्थिर तत्व है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पानी जैसे अधिक अस्थिर यौगिकों के लिए ट्रेसर के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले से पुष्ट किए गए 20 मंगल ग्रह के उल्कापिंडों की पोटेशियम समस्थानिक संरचनाओं को मापा और यह निर्धारित किया कि मंगल ने अपने गठन के दौरान पृथ्वी की तुलना में अधिक पोटेशियम और अन्य वाष्पशील खो दिए। शोधकर्ताओं ने शरीर के आकार और पोटेशियम समस्थानिक संरचना के बीच एक अच्छी तरह से परिभाषित सहसंबंध पाया। ग्रह गुरुत्वाकर्षण के साथ पोटेशियम समस्थानिक संरचनाओं से सहसंबंध की खोज महत्वपूर्ण मात्रात्मक प्रभावों के साथ एक नोबेल खोज है। जो अलग अलग ग्रहों ने अपने अस्थिरता को कब और कैसे प्राप्त किया और खो दिया, वाशिंगटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर कैथरीन लॉर्ड्स और अध्ययन के एक सह लेखक ने एक विज्ञप्ति में ऐसा कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है लाइफ्स वाइड लिंक्स। तो चलिए इसे पढ़ें। जीवन की महत्वपूर्ण कड़ियां। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के ड्यूक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया एक नया अध्ययन लुप्तप्राय प्राइमेट से दूर रहने वाले परजीवियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। दुनिया के आधे प्राइमेट, लगभग 500 प्रजातियों की संख्या विलुप्त होने के खतरे में है। उनके मॉडल में 213 प्राइमेट परस्पर क्रिया के एक जटिल जाल से जुड़े हुए थे, जिसमें 763 कीड़े, घुन और अन्य परजीवी शामिल थे जो उन्हें संक्रमित करने के लिए जाने जाते थे। इनमें से पर्याप्त कड़ियों को काटने से विलुप्त होने का एक झरना शुरू हो सकता है। मेडागास्कर द्वीप जैसे अलग थलग स्थानों में इस तरह के कैस्केड बदतर होंगे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है ईट वेल। तो चलिए इसे पढ़ें। अच्छा खाएं। 80 प्रतिभागियों से जुड़े बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार पोषण मिजाज को बदल सकता है और द्विध्रुवी विकार वाले लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन में पाया गया कि विशिष्ट फैटी एसिड उनमें मूड परिवर्तनशीलता को स्थिर करते हैं। शोधकर्ताओं ने रेड मीट, अंडे और कुछ तेलों में पाए जाने वाले ओमेगा 6 फैटी एसिड को कम किया और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन बढ़ाया, जो सन बीज और ट्यूना, सैल्मन जैसी फैटी मछलियों में पाया जाता है। यह पुष्टि करने के लिए अनुवर्ती अध्ययन की आवश्यकता है कि यह वास्तव में प्रभावी है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्ति है। तो इसी के साथ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति होती है। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन समाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।